अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था और उसके साथ ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं बॉन्ड्स की। आज हमारी चौथी टाइप है मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्ड्स की जो 2 मेन टाइप्स हैं वो एक आयनिक बॉन्ड है और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। ये आपके सामने चम्मच के ऊपर चीनी पड़ी हुई है। चीनी एक कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आप चीनी को चबाना चाहें तो आप बड़ा आसानी से चबा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप चम्मच को चबाएं तो बेटा आपके दांत टूट जाएंगे, चम्मच को नहीं चबा सकेंगे। ये कोवलेंट कंपाउंड की एग्जाम्पल ली है। एक आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके सामने नमक है और इसके साथ ही एक मजबूत रॉड पड़ा हुआ है। अब चीनी की तरह नमक को भी आप आसानी से खा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप इस मजबूत रॉड को चबा के दिखाएं तो ये नामुमकिन बात होगी। ऐसी क्या बला है जो चीनी में और नमक में तो नहीं है लेकिन चम्मच में और रॉड में मौजूद है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा मजबूत हैं। इसका मतलब है कि चीनी और रॉड के जो एटम्स हैं इनके दरमियान कोई अलग किस्म की बाइंडिंग फोर्सेस मौजूद हैं जो कि आयनिक और कोवलेंट की तरह नहीं हैं, जो इनको इतना ज़्यादा मजबूत बना रही हैं। The characteristics shown by metals are very different from those of ionic and covalent compounds. Metals की जो खसूसियात हैं वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। This indicates the presence of different types of binding forces among the metallic atoms. कि मेटल के एटम्स के दरमियान कोई मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस हैं जिन्होंने उन एटम्स को बड़ा मजबूती से बाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम मेटल्स की चंद एक खसूसियात मज़ीद देख लेते हैं। मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक को, कि आम तौर पर जो मेटल्स होती हैं ये चमकदार होती हैं। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से हीट भी आसानी से गुजर जाती है और करंट भी आसानी से गुजर जाता है। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स सख्त होती हैं और भारी होती हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब आप मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। मेटल्स की इन तमाम खसूसियात को हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि मेटल एटम्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उनकी नेचर कैसी है। आम तौर पर मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि आमतौर पर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है बहुत कम एनर्जी दे के। बिकॉज इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए बहुत कम एनर्जी दे के उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, द न्यूक्लियाई ऑफ मेटेलिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं मेटल एटम्स के न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना मजबूत होल्ड नहीं होता, उनकी गिरफ्त आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत कम होती है। अगर हम सोडियम एटम की एग्जांपल लें तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा होल्ड पहले शेल पे है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कम होल्ड दूसरे शेल पे है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबसे कम होल्ड तीसरे शेल पे है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन पे होल्ड सबसे कम है इसलिए इसको बड़ा आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। सोडियम मेटल में अगर सोडियम एटम्स की अरेंजमेंट देखी जाए तो वो कुछ इस तरह की होती है। इस क्यूबिकल शेप में आपको सेंटर में एक सोडियम एटम नज़र आ रहा है जिसको 8 सोडियम एटम्स ने सराउंड किया हुआ है। 4 एटम्स ऊपर हैं और 4 एटम्स नीचे हैं। इन 8 सोडियम एटम्स ने सेंटर वाले सोडियम एटम को घेरा हुआ है। इसी तरह पूरी सोडियम मेटल के अंदर हर सोडियम एटम को 8 मज़ीद सोडियम एटम्स ने सराउंड किया हुआ होता है।
अब हर सोडियम एटम क्योंकि एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपना निकाल सकता है, इस डायग्राम में आपको 9 सोडियम एटम्स नज़र आ रहे हैं। एक सेंटर में है और 8 ने उसको सराउंड किया हुआ है, तो टोटल 9 सोडियम के एटम्स हो गए। इसका मतलब है कि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हर सोडियम एटम अपना अपना निकालेगा। इस क्यूब में आपको बहुत सारी खाली जगह नज़र आ रही है। वो 9 इलेक्ट्रॉन्स इस क्यूब के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सोडियम एटम का है। हर सोडियम एटम 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस बात की एग्जांपल मैं आपको एक डेली लाइफ से देना चाहूँगा। ये एक पार्टी चल रही है और इस पार्टी के पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया था कि आपने अपनी अपनी पसंद की डिशेस खुद बना के ले आनी है। तो सब लोग अपनी अपनी पसंद की डिशेस अपने घर से खुद ही बना के ले आए हैं और उन्होंने ला के इस टेबल के ऊपर सजा दी हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इनको आपने एटम्स कंसीडर करना है और जितनी यहाँ पे डिशेस पड़ी हुई हैं इनको आपने इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करना है। अब यहाँ पे हर बंदा हर डिश की तरफ अट्रैक्टेड है। उन्होंने सिर्फ अपना खाना नहीं खाना बल्कि उनको अलाउ है कि आप दूसरों का खाना भी टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हर बंदा हर खाने को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरह हर सोडियम एटम हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे आपको बेशुमार डिशेस नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मैं इतना मज़े का खाना छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। इस खाने ने इन तमाम लोगों को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। जिस तरह वहाँ पे बहुत सारी डिशेस ने तमाम लोगों को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का समंदर है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसको बाय वर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। हर सोडियम एटम को 8 मजीद सोडियम एटम्स ने सराउंड किया हुआ होता है। The outer electrons of these atoms move freely between the vacant spaces present between the atoms. हर एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन्स खाली जगह के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद देयर न्यूक्लियाई। क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए न्यूक्लियस की पकड़ उन पे मजबूत नहीं होती। नो इलेक्ट्रॉन रीमेन्स अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक खास न्यूक्लियस के साथ जुड़ के नहीं रहता, वो तमाम एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट अटैच्ड विद ऑल द न्यूक्लियाई। इसकी बजाय क्या होता है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही वक्त में तमाम न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, जब सारे एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, obviously they will be bound together, तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे एटम्स आपस में जुड़ के रहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी। उसमें एक बदमानस होता है, उसके पास एक थैली होती है जिसमें बहुत सारे हीरे होते हैं। जब वो उस थैली को लहराता है तो बेशुमार हीरे नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं उन हीरों को इकट्ठा करने के लिए। वो जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं आप उन लोगों को एटम्स कंसीडर कर सकते हैं और जो बेशुमार हीरे हैं आप उनको इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर सकते हैं। उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं हीरों को हासिल करने के लिए, इधर एटम्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने के लिए। उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अ मेटल विल अपीयर टू हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बेशुमार तादाद में होते हैं। यूँ कह लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है तो गलत नहीं होगा। इन विच ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर सबमर्ज्ड। उस समंदर के अंदर एटम्स के न्यूक्लियस डूबे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस भी नज़र आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस वाले एटम्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तमाम के तमाम न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डूबे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं खाली जगहों के अंदर। तो अब आ जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? अ मेटेलिक बॉन्ड इज़ देयर फॉर अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड की ही एक टाइप है विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस होते हैं बाउंड टुगेदर, जो इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती को अफेक्ट करते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स।
मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आइंस। वो जो पॉजिटिव आइंस हैं उनके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। पॉजिटिव चार्जेस की तादाद पे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर चार्जेस ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा, अगर चार्जेस कम होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होगा। नंबर 2, द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे भी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होगा। In sodium metal, for example, each sodium atom sets free only one electron. सोडियम एटम क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकता है, इसलिए सोडियम मेटल में मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत नहीं होता। द मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल इज़ देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रांग। दूसरी तरफ अगर हम मैग्नीशियम मेटल को देखें, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, सोडियम एक निकालता है। जब मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तो उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अब देखें पॉजिटिव चार्जेस भी बढ़ गए हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। मैग्नीशियम के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज़्यादा हो गई है और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद भी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से मैग्नीशियम मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल। इन मैग्नीशियम मेटल each magnesium atom releases 2 electrons to acquire 2 positive charges। मैग्नीशियम मेटल में मैग्नीशियम एटम दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इसलिए उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन दैट इन सोडियम मेटल। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा सोडियम मेटल की निस्बत। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम मेटल में मेटेलिक बॉन्ड सोडियम मेटल की निस्बत क्यों स्ट्रॉन्ग होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट हायर टेम्परेचर देन सोडियम मेटल। क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है मैग्नीशियम में, इसलिए मैग्नीशियम सोडियम मेटल की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाके मेल्ट होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वर्ड इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है करंट और थर्मल का मतलब होता है हीट। क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट की वजह से करंट भी आसानी से पास आउट हो सकता है। The presence of freely moving electrons in metals make them good conductor of heat and electricity। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इनमें से करंट भी आसानी से गुजर सकता है और हीट भी आसानी से गुजर सकती है। नेक्स्ट है एटॉमिक अरेंजमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है और इस अरेंजमेंट का मेटल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट है। In metals, the atoms are strongly held and arranged in the form of rows one above the other। मेटल्स के अंदर एटम्स बड़े मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इनकी अरेंजमेंट कतार दर कतार होती है। पहले एक कतार होगी एटम्स की, उसके ऊपर दूसरी होगी, उसके ऊपर तीसरी होगी, इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। ये अरेंजमेंट होती है एटम्स की मेटल्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि एटम्स कतारों की शक्ल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इनकी ये अरेंजमेंट मेटल को हार्ड और हैवी बनाती है। जब आप किसी मेटल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये लेयर्स स्लिप हो सकती हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर वाली दो लेयर्स स्लिप होके आगे चली गई हैं। फोर्स अप्लाई करने से आप देख सकते हैं कि मेटल की शेप चेंज हो गई है, इसकी लेंथ में भी चेंज आ गया है। आप देख सकते हैं लेंथ पहले से ज़्यादा हो गई है। फोर्स लगाने से क्योंकि इनकी शेप चेंज हो जाती है, इसलिए मेटल्स को हम आसानी से शीट्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। मेटल्स की शीटें बनाई जा सकती हैं। मेटल्स को शीटों में चेंज कर देना, इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। और जब हम मेटल्स को खींचते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई की है तो इसकी लेंथ पहले से बढ़ गई है। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को खींचकर हम तारें बना सकते हैं, वायर्स। मेटल्स को खींचकर तारें बनाना, इसको डक्टाइलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल्स को शीटों के अंदर कन्वर्ट करना, और डक्टाइलिटी क्या होती है, मेटल्स को खींचकर तारें बनाना। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है,
malleability and ductility of metals. When pressure is applied on metals, जब metals के ऊपर हम pressure apply करते हैं, the upper rows of atoms slip past the lower rows. तो एटम्स की ऊपर वाली कतारें नीचे वाली कतारों के ऊपर फिसल कर आगे चली जाती हैं. एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, देयर शेप्स आर चेंज्ड, उनकी शेप चेंज हो जाती है. मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, इसलिए हम मेटल्स को आसानी से शीटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनसे हम तारें भी बना सकते हैं. ये टॉपिक यहाँ तक की था. नेक्स्ट इसके हम बॉक्स क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, किस तरह के एटम्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं. ये पीरियोडिक टेबल है. इसमें से पहला ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ के ये तमाम के तमाम एटम्स, ये दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स, इनके अलावा बाकी के भी जितने मेटल एटम्स हैं, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, सल्फेनिक, लेड, बिस्मथ, ये सारे के सारे मेटल एटम्स हैं. ये तमाम एटम्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं. मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स. मेटेलिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मेटल एटम्स के दरमियान बनते हैं. वो कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप वन के जो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स जो ग्रुप 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप 12 तक जाती हैं, एंड अदर मेटेलिक एलिमेंट्स. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयनिक बॉन्ड. हमने आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड का कंपैरिजन करना है. इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. मेटल एटम्स के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है, उस वजह से जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड है. जबकि आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. जबकि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाए, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है. नेक्स्ट है एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड. मेटेलिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ओनली बाय मेटल्स. ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की वजह से बनता है. जबकि दूसरी तरफ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसके अंदर मेटल्स भी आती हैं और नॉन मेटल्स भी आती हैं. ये वाला बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं. जबकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है. मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हो जाता है. नेक्स्ट इनकी कंडक्टिविटी का डिफरेंस. मेटल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है हीट के लिहाज से भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से भी, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को भी कैरी करते हैं और हीट को भी कैरी करते हैं. जबकि आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट तभी पास आउट होगी जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे, पिघली हुई हालत में होंगे, या फिर वो डिज़ोल्व्ड स्टेट में होंगे, पानी के अंदर हल किए हुए होंगे. जैसे कि नमक अगर सॉलिड है तो उसमें से कोई करंट पास आउट नहीं कर सकती, लेकिन जब आप नमक को पानी में डालेंगे तब उसमें से करंट गुजर जाएगा, हीट भी गुजर जाएगी. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज़. मेटल्स स्ट्रांग होती हैं लेकिन ये मेलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं. इनसे शीटें भी बनाई जा सकती हैं और इनसे तारें भी बनाई जा सकती हैं. जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन ये ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब है कि ये आसानी से टूट जाते हैं. जैसे कि नमक को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसके क्रिस्टल आसानी से टूट के डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में. नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स हैं कॉपर मेटल, आयरन मेटल, एलुमिनियम मेटल, ये सारी की सारी मेटल्स हैं. जबकि आयनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इस टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये मैंने बना दिए हैं. किसी क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा इनका. तो ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा. और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सप्लेन द मेटेलिक बॉन्ड एंड डिस्क्राइब हाउ इट डिफर्स फ्रॉम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स. मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि ये कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से किस तरह डिफरेंट है. डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स. फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं. एग्जांपल्स के साथ आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है. कंपेयर द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सोडियम एंड मैग्नीशियम, एक्सप्लेनिंग वाई मैग्नीशियम हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट. इसका आंसर भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर दे दिया है. उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा. चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी करवाइएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.